हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा गुप्ता और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का न्यू सोर्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। फ्रेंड्स, इस शो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने न्यू सोर्स के हर वीडियो और हर नए इनिशिएटिव को प्यार और सपोर्ट दिया। आपके इसी प्यार और इसी सपोर्ट ने हमें हमेशा कुछ नया लेकर आने की प्रेरणा दी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए न्यू सोर्स लेकर आया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर होंगे आपके स्टार्टअप एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हर तरह के सवालों के जवाब, और आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे दो एक्सपर्ट कंसल्टेंट, सीए मिस्टर हेमंत गुप्ता जी एंड सीएस मिस्टर आकाश राय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस शो का फर्स्ट एपिसोड है। आपको इस शो में कैसे भाग लेना है, आपको करना सिर्फ ये है कि आपके जो भी सवाल या जो भी क्वेरीज हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फोन नंबर या मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की हमारे शो की फर्स्ट एपिसोड की विद आवर बोथ कंसल्टेंट्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और इस शो को आगे बढ़ाते हुए मैं हेमंत गुप्ता जी की तरफ ही आना चाहूंगी कि सर, जैसा कि हमारा ये शो स्टार्टअप से ही रिलेटेड है, तो ये शो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि ये शो हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या इस शो को स्टार्ट करने का मोटो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस शो में हम स्टार्टअप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी स्टार्टअप को लेकर मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप उडुमी में देखें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इस शो में ऐसा क्या नया है, क्या हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं शो के जरिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है कि एक स्टार्टअप वर्ल्ड जो है उसका जो इकोसिस्टम है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। ज्ञान यानी नॉलेज, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल सेट, और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना। अब जैसे आपने बताया कि बुक्स बहुत सारी मौजूद हैं, बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, फिर हमें ऐसा क्या हम बताने वाले हैं या ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो कि ऑडियंस को कुछ नया मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में जो भी बुक्स हैं या कोर्सेज हैं, उनसे एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए या नॉलेज चाहिए वो मिल सकती है। YouTube वीडियो देख के फ्रेमवर्क मिल सकता है, स्ट्रेटेजी मिल सकती है, लेकिन जब स्टार्टअप शुरू कर दिया जाता है तब उसको एग्जीक्यूशन करते वक्त जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वो ना तो आप गूगल से ढूंढ सकते हैं, ना ही आप किसी वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके लिए या तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा या किसी मेंटर को चूज करना पड़ेगा जिसपे आप फोन पर जब आपको प्रॉब्लम आए तो सलाह ले सकें। तो हम ही अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा मैंने और आकाश जी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा था कि क्या होता है कि कंसल्टेंट्स बहुत हैवी कॉस्ट लेते हैं और जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त अवेलेबल हो। तो हमने थोड़ा सा इस शो को इस तरीके से डिजाइन किया कि हम 1 या 2 दिन छोड़ के ये शो करते रहेंगे और इस शो के जो कमेंट आएंगे वो हम अगले शो में शामिल कर लेंगे, ताकि जो भी बातें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है उसको वो आंसर मिल जाए। और किसी एक ने सवाल पूछा कुछ तो उसका फायदा और सभी लोगों को होगा, ताकि वो एग्जीक्यूशन में जो चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं या अगर मिल भी पाती हैं तो वो काफी कॉस्ट करती हैं, इस शो के माध्यम से उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाए। यही एक मकसद था। बिल्कुल। देखिए शिल्पा जी, जैसा कि हेमंत जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि सारे प्रोग्राम को जब हम प्लान कर रहे थे तो हम साथ में ही थे। तो मैं इसमें कुछ आपको और बताना चाहता हूँ कि हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई कि जब अपने स्टार्टअप बिजनेस का एग्जीक्यूशन करते हैं तो रोज आपके सामने नई नई समस्याएं आती हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि आपको आपकी हर समस्या का समाधान गूगल पे रेडीमेड मिल जाए, और उसके लिए फिर आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाना होता है, जो कि कई बार बहुत कॉस्टली भी होता है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपने रोजमर्रा की हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंट के पास जाएं। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने ये सोचा क्यों ना एक ऐसा शो स्टार्ट किया जाए जहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स हमें अपने मैसेज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू सेंड करें, और हम अपने उसे नेक्स्ट एपिसोड में उसे मेंशन कर सकें।
ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उन्हें एक रेडीमेड सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाए, ना उन्हें कहीं भटकना पड़े, ना ही उन्हें कहीं वेट करना पड़े। तो उससे सॉल्यूशन क्या होगा, जो एक बिजनेसमैन का सबसे कीमती एसेट होता है टाइम, वो सेव हो जाएगा जो कि उसके बिजनेस में लगेगा। तो ये हमारा इस शो को स्टार्ट करने का मेन मोटिव था। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमारे शो को स्टार्ट करने का क्या मोटो है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल है, बेझिझक 24/7 आप हमें शेयर कर सकते हैं। हेमंत जी, आपके पास मैं दोबारा से आना चाहती हूँ कि अभी हाल ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हुई हैं, लोग सब घर पे बैठे हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो लोग स्टार्टअप को स्टार्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है उसे डरे हुए हैं लोग। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द स्टार्टअप, कि ये सही समय है लोगों के लिए स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। शिल्पा जी देखिए, मैं आपकी ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, सबसे सही समय है ये स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे कि आप बिना पैसे की भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा स्टडी करिए, बहुत सारे वीडियोस इस पे बने हुए हैं, आप YouTube पे जाके सर्च करिए, आपको बहुत सारे आइडिया जैसे मिल जाएंगे कि बिना पैसा लगाए भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिना पैसे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, पर हाँ बहुत कम पैसे में आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और कम से कम ये जो बेरोजगारी है, जिसको हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी से कम दूर रह सकते हैं। अगर किसी की जॉब वगैरह भी चली गई है तो वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। अब बात आती है कि क्या ये टाइम सही है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए? तो इससे अच्छा टाइम और नहीं हो सकता। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर मैं ऐसे बड़े स्टार्टअप की भी बात करूं, देखिए जिन लोगों को बिना पैसे लगाए स्टार्टअप स्टार्ट करना है उनको तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत पैसा खर्च करके स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं और उनका बड़ा अमाउंट स्टेक पर है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो पंडित जी से पूछें कि जी क्या मुहूर्त सही रहेगा इस टाइम करने का। तो मैं कोई पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं एज ए कंसल्टेंट कि स्टार्टअप को मंदी के दौर में ही शुरू किया जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। उसके कुछ रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है, बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे एम्प्लॉइज को इस टाइम निकाल देती है। बिल्कुल। तो ऐसे अच्छे एम्प्लॉइज आप हायर कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना उनके एम्प्लॉइज के हाथ में है। तो अच्छे एम्प्लॉय होंगे, अच्छा स्टाफ होगा तो वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा, ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट भी ज्यादा हेल्प करती है बिजनेसेस को, तो वो फायदे, वो तो गवर्नमेंट तो सभी बिजनेसेस को हेल्प कर रही है, तो वो फायदे ऐसे स्टार्टअप को भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये है कि ऐसे टाइम में बड़े बड़े जहाज, जिनको मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े बिजनेस भी जीरो पे आके खड़े हो गए हैं, उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो अब कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट एक और बताता हूं मैं आपको। चौथा पॉइंट ये है कि आपको इस टाइम पर नए नए आइडियाज मिलेंगे स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। एक्चुअली स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप है कोई भी प्रॉब्लम जिसका आप सॉल्यूशन निकाल सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे स्टार्टअप आपका बहुत बड़ा हो सकता है। और जितने भी बड़ा पैसा लगा के स्टार्टअप किए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होते हैं। तो ये सबसे सही समय है। 2008 में भी जो मंदी आई थी वो इस बात की गवाह है कि उस टाइम जो स्टार्टअप शुरू हुए वो आज सक्सेसफुल है। सर, मैं आकाश जी की तरफ जाना चाहूंगी। आकाश जी, अभी हेमंत जी ने बोला कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, तो रियली क्या मींस आपको लगता है कि ये सही समय है कि ऐसे में जब बड़ी कंपनियां एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं तो छोटे स्टार्टअप कैसे उनको हायर कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि अभी हेमंत जी ने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि मंदी का टाइम ही किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक होता है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको, उन्हीं कुछ पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल।
आपने पूछा कि मंदी के टाइम पे जब बड़े बड़े प्लेयर्स या बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने अच्छे एम्प्लॉयज का सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, तो ये छोटे छोटे या जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें इन एम्प्लॉयज को हायर करने में परेशानी नहीं आएगी। देखिए क्या होता है, आपके पास जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लान के बेसिस बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आपके पास लोग चाहिए। और एक नॉर्मल टाइम में जब इस तरह की परेशानियां ना हो, तब अगर आपको इस तरह के एक्सपीरियंस स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो आपको उन्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो चूंकि इस तरह के पेंडेमिक की सिचुएशंस में अच्छे एम्प्लॉयज को भी या सेमी स्किल्ड या स्किल्ड मैन पावर को भी कंपनियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उन्हें निकालना पड़ता है अपने आप को स्ट्रगल में रखने के लिए, तो आपको कम पेइंग कैपेसिटी पे उन लोगों को हायर करने का मौका मिल जाता है। इस वजह से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से उन्हें हायर कर पाएंगे इस सिचुएशन में, बट नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में इस समय यानी मंदी के दौरान में या किसी भी इस तरह की परेशानी आप उन्हें कम पे करके हायर कर सकते हैं। दूसरी एक और अच्छी बात जो हेमंत जी ने बताई थी, और मैं भी उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस इसलिए करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे ये कोरोना का पेंडेमिक हो या मंदी हो या किसी भी रीजन से हो, उस समय होता क्या है, सोसाइटी में या वर्ल्ड में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और स्टार्टअप क्या है या कोई भी बिजनेस क्या है, जब आप किसी समस्या का समाधान प्रोवाइड कराते हैं, आप कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं सोसाइटी के लिए, वो होता है आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल अभी ये कोविड-19 के इशू की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस डाउन करना पड़ा, और जिन्होंने मौके को समझा उनमें से बहुत से लोग सैनिटाइजेशन का बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों ने मास्क बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने शील्ड्स बनाना स्टार्ट किए, लोगों ने कोविड किट बनाना स्टार्ट किए। तो ये क्या थे, ये आपदा में छुपे हुए अवसर थे, जिसे एक समझदार बिजनेसमैन अगर समय पे पहचान ले तो नए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। तो हमेशा ही ये जो टाइम होता है, कोरोना की वजह से, जो महामारी की वजह से जो सिचुएशन आई है, या किसी वजह से मंदी आती है जैसे 2008 में आई थी, तो भविष्य में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस तरह की सिचुएशन से एक आम इंसान की नजरों में तो समस्या होती है, लेकिन एक बिजनेसमैन की नजरों में ये अवसर होता है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का। एक्चुअली क्या है कि जैसा आकाश जी कह रहे थे अभी, उससे मुझे एक चीज और समझ में आई कि आपने पूछा एम्प्लॉय जो हाईली पेड एम्प्लॉय है वो कैसे हायर होंगे। तो ऐसे केस में स्टार्टअप ये भी कर सकते हैं कि उनको फुल टाइम हायर ना करके उनको पार्ट टाइम हायर कर लिया जाए, या उनको कंसल्टेंट बना लिया जाए, या उनको एज ए फ्रीलांसर यूज कर लिया जाए। और जहां तक आकाश जी ने अवसर की बात की, तो मुझे एक पॉइंट और समझ में आया उसमें कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसने दुनिया को ऑनलाइन लाने पे मजबूर कर दिया है। ना केवल जो कोविड से रिलेटेड चीजें हैं, बल्कि आप अपने ही बिजनेस को ऑनलाइन लेके सेम ही फील्ड में आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से बिजनेस में ला सकते हैं दोबारा से। क्योंकि जो आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे वो तो जरूर कोविड की वजह से खराब हो गया, लेकिन अगर आप अपना फील्ड चेंज नहीं करना चाहते या प्रोडक्शन लाइन चेंज नहीं करना चाहते, सेम बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो वो सेम बिजनेस भी जो है वो आप ऑनलाइन ले आए, ई कॉमर्स के तौर पे करना शुरू कर दें, उसको डिलीवरी, होम डिलीवरी वगैरह शुरू कर दें। तो ये अब समय पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगले 4-5 साल तक ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन ले आए बिजनेस को, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर ठीक है, ये तो अभी बात हुई कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द स्टार्टअप, कि जैसा कि अभी दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप बिना डरे बिना झिझके अपने स्टार्टअप को, यही समय है जो पूरी अच्छे से दिशा दे सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाली बात अभी आपने करी, उसके लिए सर फंडिंग की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फंडिंग का क्या करा जाए उस सिचुएशन में? देखिए शिल्पा जी, मेरे हिसाब से तो फंडिंग चाहिए ही नहीं होती। सर फंडिंग एग्जिस्ट नहीं करती क्या? नहीं, फंडिंग एग्जिस्ट करती है, बट ये उसी तरीके से है कि आज मैं राह चलते किसी से भी पूछ लूं, भाई लोन चाहिए, बिल्कुल हाँ लोन चाहिए। अब वो चाहे बिजनेस ना कर रहा हो तो लोन तो सबको चाहिए, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता आता हुआ। ऐसे ही स्टार्टअप के केस में है कि जी स्टार्टअप शुरू करना है, आइडिया तो है, फंडिंग नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये सोच 10 में से 9 लोगों की सोच है ऐसी, पर एक्चुअल में फंडिंग जिन स्टार्टअप्स को चाहिए होती है वो 10 में से 1 ही होता है। बाकी 9 लोगों के जो आइडियाज हैं वो बिना फंडिंग के भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे बिजनेसेस की जो बिना फंडिंग लिए भी सक्सेसफुल हो गए।
ओके। और ऐसे भी लोग हैं जो फंडिंग लेने के बाद भी अनसक्सेसफुल रहे। तो फंडिंग क्राइटेरिया नहीं है, फंडिंग तो 5वें नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका आता है आइडिया, फिर आती है आपकी टीम, फिर आता है आपका प्रोडक्ट, फिर आता है एग्जीक्यूशन, फिर आता है फंडिंग। अच्छा। अब एग्जीक्यूशन में जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। अगर आपका बशर्ते आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, ट्रेडिंग ना हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है तो आपको थोड़ा पैसा फंसाना भी पड़ता है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर की बात करें या ऐप बेस्ड चीजों की बात करें या ऑनलाइन की बात करें तो बहुत ज्यादा किसी भी बिजनेस को सेटल करने में नहीं लगता। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छा आइडिया 15 से 20 लाख रुपए में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और 15 से 20 लाख रुपए अरेंज करना किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना मुश्किल नहीं है। पर लेकिन ये 15-20 लाख रुपए ऐसा भी नहीं है कि एकदम से अरेंज करने हैं पहले दिन ही, वो धीरे धीरे करके लगाने हैं। और आपका जो सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है वो आपका कस्टमर है। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया तो कस्टमर ही आपको फंड कर देगा। मैंने भी अपना जब स्टार्टअप शुरू किया तो शुरुआत में तो फंडिंग किसी ने दी नहीं। मैंने अपने पैसों से उसको करना शुरू किया धीरे धीरे। और कस्टमर से जब पैसा आना शुरू हो गया और उसी पैसे को जब मैंने रोटेट करना शुरू किया तो उस केस में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया। और आज इस सिचुएशन में आ गया कि मुझे लगता है कि फंडिंग की जरूरत ही नहीं है मेरे जैसे बिजनेस को करने के लिए। तो ओके। आकाश जी, जैसे मैं हेमंत जी की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बस इसमें एक पॉइंट और है जिससे मैं कुछ ज्यादा ही एग्री करता हूँ। वो मैं चाहता हूँ कि लोगों की समझ में आए। हेमंत जी ने एक बात बोली कि जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको आपके बिजनेस के पहले दिन से ही हो जाती है। करेक्ट। आप जब भी कोई बिजनेस आइडिया लेके आते हैं फील्ड में तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले दिन से ही आपको सारे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फंडिंग लेने के लिए आप किसी के पास भी जाइए या अगर मैं आपके पास आऊं तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके बेस पे आप फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैं वही चीज कर रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस, आपके पास जो भी बिजनेस आइडिया उसे स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने का होता क्या है, जैसे हेमंत जी ने बताया कि आपका जो कस्टमर है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका जो कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट यूज करे वही आपको फंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको फंडिंग की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करते जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि कई बार तो आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। और 10 में से 2 या 10 में से 1 ही ऐसे होते हैं जिन्हें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी जब आप छोटे छोटे डॉट कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको फंडिंग आसानी से मिल जाती है अगर आपने सही अप्रोच फॉलो की है तो। ओके। एक्चुअली क्या होता है शिल्पा जी, इसमें ना लोग, आपने ये भी देखा होगा जहाँ पे हाथ में कम पैसा होता है तो हम उन रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। अगर फंडिंग भी हो भी जाए किसी भी तरीके से तो क्या है कि अननेसेसरी चीजों में पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक चीज और ये भी कहूंगा, आप फंडिंग किसी से कराएं या ना कराएं या इवन अपना पैसा यूज करें, फैमिली का यूज करें, फ्रेंड का यूज करें, ये ध्यान जरूर रखें कि आपके स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने के लिए आप प्रॉपर बजट बना के चलें और अपना जो पैसा है वो केवल उसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिसके थ्रू सेल निकल सकती है। यानी एक बार आपका इनफ्लो शुरू हो गया तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। आपको उससे ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट और मेरे सर्विसेज लोगों को पसंद आ रहे हैं जिससे मेरे पास पैसा आ रहा है। अब वो पैसा आ रहा है तो अब आप आगे की चीजें, ऐसी चीजों पे भी खर्च कर सकते हो उन पैसे को जो कि आपको अब अपनी सेल को और बढ़ाने के लिए जरूरत है। और उस वक्त धीरे धीरे क्या होता है, अब लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बढ़ने लग जाता है। आप फैमिली से भी अब आगे बात करोगे ना कि मेरी सेल इतनी हो गई है तो फैमिली भी आपको थोड़ा पैसा और दे देगी, या और फ्रेंड ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे कस्टमर ही मिल जाएंगे जो आपको थोड़ा बहुत लोन दे देंगे। और उस वक्त आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत बैंक से या क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर भी फाइनेंस कर सकते हैं चीजों को, अपनी छोटी मोटी चीजों को। तो पर आकाश जी, एक बात और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे फंडिंग की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर फंडर कोई, जहां तक मेरी नॉलेज है, जब फंडर इन्वेस्ट करता है, फंडिंग करता है आपको, तो उसका इंटरफेरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है कि हो जाता है, ये मुझे थोड़ा सा पूछना है, कितना इंटरफेरेंस रहता है लोगों का आपके स्टार्टअप में? फिर देखिए, आपका आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाना चाहता हूँ। सपोज मैं आपके पास फंडिंग के लिए जाता हूँ, अगर आप मुझे कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे तो आप क्या चाहेंगे कि उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो। एग्जैक्टली।
और बेसिकली जो भी आपको फंडिंग दे रहा है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो खुद भी बिजनेसमैन है, तो ये इंश्योर करना जरूर चाहेगा कि उसके पैसों के ऊपर, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे अच्छा रिटर्न मिले। तो उनकी सारी नजरें होती है इस चीज के ऊपर कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं उसमें लॉस के चांसेस तो नहीं है। तो ये कहना पूरी तरह से सही भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा कि उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। हाँ, उनकी गाइडेंस टाइम टाइम पे जरूर आपको मिलती है। आप चाहे तो उसे गाइडेंस कह सकते हैं, आप चाहे तो उसे इंटरफेरेंस कह सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है कि बिजनेस सिचुएशन किस तरह की है। कई बार उनकी दी हुई एडवाइसेस, जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, वो हमारे काम भी आ जाती है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम बेटर समझते हैं अपने बिजनेस को, चूंकि उनका सिर्फ पैसा इस वजह से इंटरफेयर कर रहा है तो नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, फंडर टू फंडर, कि उनकी एडवाइसेस, उनके इंटरफेरेंस आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह की चीजों को आपको अपने इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके सॉल्व करनी होती है। ओके, थैंक यू सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उससे आपको अभी तक ये समझ आ चुका होगा कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस शो। सेकंड थिंग कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, और आपको फंडिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट आइडिया है, तो आपको फंडिंग की जरूरत नहीं है। सर, ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चंस और उनके जवाब। तो मैं अभी थोड़ा सा स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की तरफ रुख करना चाहूँगी कि जैसे कि हेमंत सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी फेसलेस असेसमेंट के बारे में। बात हुई थी अभी हाल ही में जो ये असेसमेंट आया है फेसलेस, नाम से ही पता लगता है कि किसी चीज को फेस ना करना। तो ये है क्या ये सर फेसलेस असेसमेंट? बेसिकली 2 साल से, ये 3 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि जैसे वो कैफे कॉफी डे का केस आया था, तो उसमें इनकम टैक्स पे ये आरोप लगे थे और ये आरोप लगते रहते हैं कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी को हैरेसमेंट करते हैं, करप्शन करते हैं। तो आज की डेट में क्या टेक्नोलॉजी सब जगह पे आ गई है। आप आज की डेट में जो भी सिविक बॉडीज हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, या गवर्नमेंट का भी यही है कि करप्शन दूर हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। और इस पे 2-3 सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनकम टैक्स में, और दिल्ली जैसे क्षेत्र में इस चीज को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रन भी किया गया, सक्सेसफुल भी किया गया, और फिर इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। फेसलेस असेसमेंट बेसिकली यही है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, खासकर बिजनेसेस के लिए। अब क्या होता है, इनकम टैक्स इसमें 2% केसेस को स्क्रूटनी करता है टेस्ट बेसिस पर, और स्क्रूटनी करते में असेसिंग ऑफिसर जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपसे प्रूफ मांगता है। वो प्रूफ के बेसिस पर वो कर निर्धारण करता है दोबारा से। आप सेल्फ असेसमेंट तो आपने रिटर्न भर दिया, तो वो देखता है कि भाई आपने जो भी किया है उसकी सपोर्टिंग सब है, अगर कोई सपोर्टिंग गलत है तो उसके हिसाब से वो दोबारा कर निर्धारण करता है। और इस दौरान जो बातचीत होती है फेस करते हुए, असेसिंग ऑफिसर को जब फेस करता है तो वहां पे करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब और ऐसे केस में करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या कहीं डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो जो ऊपर भी बॉडी हैं जैसे सीआईटी अपील वगैरह हैं, उन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसे केस में एसएससी घर बैठा है, असेसिंग ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा है। फेसलेस असेसमेंट में एसएससी को जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब कंप्यूटर में ही अपलोड करना है। तो ये सारा एक ट्रेल बनता जाता है। असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है तो एसएससी को वो चीजें बताता है कि भाई ये चीज चाहिए, दिखाओ आप। अगर वो नहीं दिखा पाता है तो वो डिसीजन मेकिंग कर देता है अपनी, और डिसीजन मेकिंग कर देता है। अब एसएससी का राइट है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है उसके लिए वो सीआईटी अपील में चला जाए। तो सीआईटी अपील को भी फायदा होता है इससे कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या उसने मांगा, पूरा सब कुछ क्लियर है। तो फेसलेस असेसमेंट करप्शन को भी रोक रहा है और उसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये चांस दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा केसों को स्क्रूटनी में लाया जा सके। पहले मैन पावर की कमी या एक केस 1 साल तक चलते रहते थे, तो ऐसे में वो 2% स्क्रूटनी करते थे। अब फेसलेस असेसमेंट के केस में हो सकता है कि वो 4% 5% स्क्रूटनी कर पाए एग्जिस्टिंग स्टाफ के थ्रू ही। तो ऐसे केस में मतलब करप्शन भी कम होगा
और ईमानदार एसएससी भी निकल के ज्यादा आएंगे। इट मींस कि हैरेसमेंट कम होगी सर। बिल्कुल, देखिए मैं हेमंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं थोड़े से पॉइंट्स में और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये कॉन्सेप्ट आया फेसलेस असेसमेंट, इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि आमतौर पर लोगों के मन में, एसएससी के मन में डर होता है, आप इसे मतलब अफवाह कह लें या फिर किसी तरह का डर कह लें, कि हमें ये लगता है कि अगर हम ईमानदारी से बिजनेस करते हुए ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं या अपनी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो अथॉरिटीज हैं वो हमें परेशान करें। और क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता भी था, 100 में से 1-2 केसेस में उसकी वजह से कि अफवाह फैल गई थी। तो इस चीज को कम करने के लिए फेसलेस असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये लाया गया कि अब आपको जो है आपका कोई भी असेसिंग ऑफिसर फेस टू फेस मीटिंग के लिए नहीं बोलेगा। और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि रैंडम बेसिस पे केसेस अलॉट होते हैं। हो सकता है कि आप चंडीगढ़ में बैठ के अपनी आईपीआर फाइल कर रहे हैं और आपका जो केस देख रहा है वो तमिलनाडु का कोई ऑफिसर देख रहा है। और इस तरह से जो नेक्सस है ऑफिसर, अथॉरिटी और कंसर्न पर्सन की एसएससी के बीच में वो टूट गया। और जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, आपको किसी अथॉरिटी को, किसी ह्यूमन को फेस नहीं करना है, तो आपका जो करप्शन के चांसेस थे या जो इन्फ्लुएंस करने के जो मौके होते हैं कि या तो एसएससी ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो ऑफिसर एसएससी को करने की कोशिश करता है, वो सारी चीजें हट जाती हैं। तो इसलिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, ये सारी की सारी चीजें इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए लाई गई हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के ट्रांसपेरेंट में बिजनेस करना स्टार्ट करें बिना डर के, और गवर्नमेंट को जो टैक्सेस का लॉस होता था वो ना हो, ज्यादा से ज्यादा केसेस की स्क्रूटनी कर पाए और ट्रांसपेरेंसी के हम बिना डर के बिजनेस कर सकें। एक्चुअली क्या होता था, ये केस तो मैंने देखा हुआ है, मतलब ज्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं कि टैक्स इवेजन इस वजह से ही करते हैं कि उनका केस अगर स्क्रूटनी में आ गया तो वहां पे हरेसमेंट होगी और करप्शन के थ्रू उसको दबा दिया जाएगा। तो अब जब फेसलेस असेसमेंट होगी तो एसएससी या बिजनेसमैन के माइंड में भी ईमानदारी से चलने का भाव आएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अब ऐसे स्क्रूटनी नहीं होगी या असेसिंग ऑफिसर ऐसे कोई दबाव नहीं डाल सकता उनके ऊपर। जो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे तो हमारी जो भी स्क्रूटनी होगी या जांच होगी वो उसमें हम बिना पैसे दिए बरी हो जाएंगे। तो उसको फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चक्र सा बन गया था कि भाई करप्शन में पैसा देना है इसलिए हम टैक्स की चोरी करें, इवेजन करें, टैक्स की प्लानिंग ना करें, टैक्स का इवेजन करें। तो ये सब चीजें एक बिजनेसमैन के माइंड में बैठ गई थी। अब ये धीरे धीरे फेसलेस असेसमेंट की वजह से ये नेक्सस पूरा टूटेगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा इससे और बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। ओके। तो ये था फेसलेस असेसमेंट, अब तक आप समझ चुके होंगे। सर दूसरा एक मेरा अभी हाल ही में, जब जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, इन्होंने आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है। अभी फिलहाल फिर कुछ चेंज हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। सर वो क्या चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। देखिए शिल्पा जी, इंडिया में जब से जीएसटी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ही डिपार्टमेंट की, अथॉरिटीज की ये कोशिश रही है कि अपने सिस्टम को बेटर से बेटर करते जाएं ताकि और इजी से इजी वे में जीएसटी टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो उसी सिलसिले में डिपार्टमेंट को जब भी लोगों की तरफ से कोई सजेशन आता है या डिपार्टमेंट को खुद कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उसे मतलब उसका सॉल्यूशन देते हुए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाते हैं, सिस्टम अपडेट करते हैं। तो उसी सिलसिले में अभी रिसेंटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है। अभी नया कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज किया तो ओटीपी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होगा और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2 से 3 वीक का जो होता था वो आपका 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसके साथ ही साथ आपके पास पुराना ऑप्शन भी है, इनकेस किसी के पास आधार ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी नहीं है। कई बार होता है कि लोगों के मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं होते, ओटीपी नहीं मिलता है, तो आप नॉर्मल पुराने तरीकों से भी अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर बस ये होगा कि अब डिपार्टमेंट द्वारा आपके बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन किया जा सकता है और उसके बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। बट इस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो नॉर्मली चूंकि लेंथी प्रोसेस है 2 से 3 वीक का हो जाएगा। तो चेंज कुल मिला के ये है कि कम से कम समय में एक बिजनेसमैन को उसका रजिस्ट्रेशन दिया जा सके, उसके लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का सिस्टम लाया गया है ताकि टाइम से वो बिजनेस में लगाया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो तो चूज करें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन।
सर एक चीज और, अभी जैसे फूड सेफ्टी, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बहुत बड़ा टॉपिक है इसके बारे में फूड सेफ्टी का, क्योंकि लोग बाहर खाना खाने से भी बिल्कुल डरे हुए हैं। तो सर इस सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, कुछ स्टेप उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं सर, इस बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है ऑलरेडी। देखिए शिल्पा जी, ऐसे तो इंडिया में फूड सेफ्टी को लेकर पहले से ही बॉडी है जो कि इससे रिलेटेड सारी चीजें इंश्योर करती है कि एंड कस्टमर तक जो भी फूड प्रोडक्ट पहुंचते हैं उसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए और सारे तय मानकों का ध्यान रखा जाए। पर चूंकि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है इस पे इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, तो दो तरह के चेंजेस हुए हैं। एक तो जो फूड डिपार्टमेंट है उसने अपना पोर्टल ही काफी हद तक चेंज किया है कि अब इंडिया में पहले क्या होता था कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के पहले की बात करें कि जो बड़े बड़े ऐसे कंपनियां हैं, प्लेयर हैं जो कि फूड रिलेटेड आइटम में बिजनेस करते हैं, वो तो इन तय मानकों का ध्यान रखते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है या फिर हम आप दिन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो वहां पे इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो अब उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि डिपार्टमेंट इन सारी चीजों को लेकर बहुत जागरूक हो गया है। आपको जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारे के सारे गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। तो अब आप पहले की तरह से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर फूड रजिस्ट्रेशन लेना होगा, हाइजीन का ध्यान रखना होगा और सारे तय मानकों का पालन करते हुए बिजनेस करना होगा। तो चेंजेस ये आए हैं कि पहले हम इसे एक नॉर्मल तरीके से ले लेते थे कि हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया फूड सेफ्टी का फूड डिपार्टमेंट से, उसे दीवार पर टांग दिया, ये कई बार हम उसे नहीं भी लेते थे और हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन नहीं, अब बिजनेसमैन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस में हैं तो ना सिर्फ आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन लेने जरूरी है बल्कि उन तय मानकों का ध्यान भी रखना है, हाइजीन का, सब चीजों का, ताकि डिपार्टमेंट आपको किसी तरह से परेशान ना करे। और इसकी जो टेक्निकल चीजें चेंजेस हुई हैं, वेबसाइट चेंज हुई है, अप्लाई करने का तरीका चेंज हुआ है, उसके लिए आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। और हेमंत जी भी इस बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा सा रुझान है, जिस तरह से टेक्निकल चीजें डिपार्टमेंट ने चेंज की है। नहीं, एक्चुअली डिपार्टमेंट ने तो पूरा नया पोर्टल ला दिया है। पायलट प्रोजेक्ट कुछ स्टेट में लागू भी कर दिए गए हैं और जैसा कि आकाश जी ने बताया अभी, वो बिल्कुल सही है कि अब जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जो फूड सेफ्टी का पहले ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को और फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चीज करनी ही पड़ी और मजबूरी थी ऐसे टाइम में। क्योंकि क्या है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे वापस आएगा, लोग बाहर जाके खाना कैसे खाएंगे। तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आप उसमें री रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन री लॉगिन करना पड़ेगा और उसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और अब फिजिकल इंस्पेक्शंस भी छोटे छोटे ढाबों पर, छोटे छोटे रेस्टोरेंट पर, मिडिल टाइप के रेस्टोरेंट पर भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त फूड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, वरना ये कोरोना काल में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा उन ऑडियंस से जो फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो जरूर एक बार इस चीज को समझ लें इंटरनेट पे जाकर कि उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अपने और किसी वीडियो में जरूर करेंगे। हमारा अपने चैनल पर फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक वीडियो भी है, उसमें भी सारी चीजें बताई हैं हमने सेफ्टी को लेकर। लेकिन इसके बारे में जो अभी जो नए चेंजेस आए हैं, अगर ऑडियंस चाहती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकती है इस तरीके की चीजें कि वो क्या इस बात पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो हम लोग उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि अभी हेमंत जी ने बताया कि अगर आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए या आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने का और हमारे ऑडियंस को उनके सवालों के जवाब देने का और करंट अफेयर से रूबरू कराने का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नया एपिसोड और कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके साथ एक और बात साझा करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हमारे चैनल पर प्रमोट हो तो उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फोन नंबर या मेल आईडी पर अपनी सारी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर टेलीकास्ट करेंगे।
फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी होस्ट शिल्पा गुप्ता को इजाजत दीजिए। आपके साथ फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्टे ट्यून, और हाँ, ध्यान रहे किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत सिर्फ न्यूज़ के साथ। थैंक यू।